Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills. First of all, I would really like to apologize because I know कि ये वीडियो आपकी काफ़ी दिन बाद आ रही है. So I would like to tell you the reason. I was not feeling well, but now I am absolutely perfect, and you will get your videos on regular time. So बच्चों, ये आपका सेकेंड पार्ट है यूनिट 1 का, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने स्टार्ट किए थे और वो वीडियो काफ़ी बच्चों को पसंद आई थी. सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस सीरीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ रेगुलर सीरीज इज ऑलरेडी ऑन, जिसमें हम 4th और 5th यूनिट को डिस्कशन करने वाले हैं. तो आप अपनी रेगुलर सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो इफ़ यू वांट द पीडीएफ फाइल ऑफ दीज नोट्स, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप उनकी पीडीएफ फाइल्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वैसे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. अदरवाइज आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. One more thing, if you have not subscribed the channel, it will actually give me an encouragement. It will actually boost my confidence to just post more videos. Please do subscribe the channel and please share it with all your friends so that I can keep posting all these videos. Right? Thank you so much. So now let's moving forward. So सबसे पहली बात ये उठती है, जो मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया था कि इस लेक्चर सीरीज की रिक्वायरमेंट क्या है. तो देखिए बच्चों, इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं. पहली बात, आपका क्विक रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा पूरे सिलेबस का क्वेश्चंस के माध्यम से. जब आप क्वेश्चंस के थ्रू उनको पढ़ेंगे तो यू विल गेट डेफिनेटली अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. नो क्वांटम और एनी अदर क्वेश्चन बैंक रिक्वायर्ड. आपको किसी क्वांटम या किसी क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा. एंड देन इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्कोरिंग वेल इन एग्जाम. देखिए बच्चों, एग्जाम में लिखना एक आर्ट होता है, तो उस आर्ट को सीखना भी आपके लिए जरूरी है. आपको अगर सारी नॉलेज है तब भी अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, देन यू वुड नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिनके थ्रू आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लर्न करना शुरू करते हैं. One more important note, my dear students, please do not consider this series a substitute for regular lectures. हमारे रेगुलर लेक्चर्स जिसमें यूनिट की हम प्रॉपर स्टडी करते हैं वो एक अलग प्लेलिस्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन में पूरी तरीके से रिकॉर्डेड है. तो अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की डीप नॉलेज चाहते हैं और आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, देन यू शुड वॉच दोज लेक्चर्स. बट इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर, आई मीन दीज लेक्चर्स आर ओनली फॉर द रिविजन पर्पस. तो अगर आप केवल एग्जाम से पहले स्टडी कर रहे हैं, then I would recommend go through these lectures and then you will definitely prepare for the exam. But if you want in-depth study, please go to the regular lectures. These lectures are not the substitute for the regular lectures. Clear enough? So let's move further. So this is the syllabus. We are not going to spend our time on it. You can see the syllabus in the PDF file also. So this is the exam tip number 2. Exam tip number 1 हमने फर्स्ट वीडियो में दिया था. So what is the exam tip number 2? Always underline or highlight important concepts, key ideas or points you want your evaluator to notice. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. जब आपके इवेल्युएटर आपकी आंसर शीट को इवेल्युएट करते हैं, सो दे हैव अ वेरी स्मॉल टाइम विंडो टू इवेल्युएट द एंटायर सेक्शन और एंटायर आंसर. तो वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होते हैं, इफ यू वांट देम टू बी नोटिस्ड बाय योर इवेल्युएटर, देन प्लीज डू अंडरलाइन और हाईलाइट देम. मैंने देखा है कुछ बच्चों को, जब मैं आंसर शीट चेक करता हूं तो वो लोग या तो एक ही पेन से पूरा पैराग्राफ ऐसा लिख देते हैं कि उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है. सो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपकी नॉलेज को एक्सप्रेस करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इवैल्यूएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपकी नॉलेज को पूरी तरीके से पढ़ के और इन डेप्थ में पता लगाए कि आपको कितना पता है. एक्सप्रेस करना भी आपकी नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली एंड प्रिसाइजली, then probably you are a failure. So don't try to be like that. Always try to express your ideas in an effective way, and underlining and highlighting is one of the part, right? So let's move further. So this is the 9th question. Up to from question 1 to 8 we have discussed in part 1 of unit 1, and this is the part 2 of important questions of unit 1, जिसमें हम question number 9 से शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 जो है हमारा वो है एक्सप्लेन द टर्म फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन
what are various types of flow in organizational communication and explain each of them in detail. Now this is a long question, so हम इसको यहाँ पे long तरीके से ही डिस्कस करेंगे, हम इसको यहाँ पे उसी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस आंसर में सबसे पहले आप छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल हायरार्की ऑफ द कम्युनिकेशन फॉलोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ फॉर्मल सेटिंग। यानी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक ऑफिशियल हायरार्की जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है। देन द इंफॉर्मेशन कैन फ्लो इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से फ्लो कर सकती है। जो फॉर्मल फ्लो होता है वो 3 तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो, वर्टिकल फ्लो एंड डायगोनल फ्लो। आप इस फ्लो डायग्राम को अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल फ्लो आपको दिखाया हुआ है। वर्टिकल फ्लो को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपवर्ड फ्लो और डाउनवर्ड फ्लो, एंड देन वी टॉक अबाउट द डायगोनल फ्लो। सो नाउ आवर रिस्पांसिबिलिटी इज टू एक्सप्लेन देम। अगर आपका शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग आंसर आपको देना है तो आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन देम। हॉरिजॉन्टल फ्लो के बारे में बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स अमंग्स्ट द पीपल एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो ये बोल्ड किया हुआ है ये हाईलाइट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो जब भी कभी आप आंसर शीट में लिखेंगे, आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो या तो आप इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिए, या फिर अगर आपके पास एक हाइलाइटर है, हाइलाइटर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर का नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी light type of highlighter so that it can just underline, it should not just highlight it too much। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स अमंग्स द पीपल एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सेम लेवल पे जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो के अंतर्गत आता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बेटर एंड फास्टर स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ऑल द एम्प्लॉइज थ्रू देयर पीयर्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलानी है या बहुत तेजी से पहुंचानी है, स्प्रेड करनी है अमंग द एम्प्लॉइज, देन दिस इज द बेस्ट कम्युनिकेशन। Various objectives of horizontal communication include, what are the objectives? Sharing information, solving organizational problems, developing interpersonal support, developing common understanding, and coordinating work assignments. So these are the objectives of horizontal communication. Now, what are the merits of horizontal communication? Speeds up the workflow. ये जनरली आपका जो वर्क फ्लो होता है उसको स्पीड अप करता है। डेवलप्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट एम्प्लॉइज मोरल। जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं उनके मोरल को ये थोड़ा सा ऊपर रखता है, उनकी जो स्पिरिट होती है उनको हाई रखता है, राइट? कमिंग टू द वर्टिकल फ्लो, द सेकेंड वन। वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स अमंग्स द पीपल एट द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर लेवल हो गया, एक उससे नीचे आपका सुपरवाइजर लेवल हो गया, उससे नीचे आपका एम्प्लॉई लेवल हो गया। सो ये जो आपके 3 अलग अलग लेवल्स हैं, इनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन या फिर वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। वर्टिकल फ्लो कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डाउनवर्ड फ्लो एंड अपवर्ड फ्लो। डाउनवर्ड और अपवर्ड, यानी जब अपर से लोअर की तरफ आता है तो डाउनवर्ड कहलाता है, और जब लोअर से अपर की तरफ जाता है तो अपवर्ड कहलाता है। इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स। हायर लेवल्स मतलब मैनेजरियल या फिर सीईओ लेवल से अगर कम्युनिकेशन नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो वो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। It increases job satisfaction and morale of the employees to perform better। अब आप सिंपल सी बात एक सोच के देखिए कि अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं और आपको सीईओ का एक अप्रिसिएशन लेटर मिलता है, then you will feel more confident। तो इसी तरीके से वहां पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी महसूस होता है और आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो जनरली कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है आपके, और मोरल बूस्टअप करता है आपके एम्प्लॉइज का। Enable employees to know their area of discretion and expectations from them। Now there are at certain times there are some conflict of responsibility। कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करने के लिए आपके अपर मैनेजमेंट या फिर हायर लेवल जो होता है वहां से आपका कम्युनिकेशन आता है कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर? So what are the limitations of downward communication? Information distortion। At times लेवल्स को क्रॉस करते करते आपकी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है। हर लेवल पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ लेवल्स आपके कम्युनिकेशन के होंगे, हमेशा मैसेज उतना ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा। अगर आपके कम्युनिकेशन के कई सारे लेवल हैं, 10 लेवल्स हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी हद तक डिस्टॉर्ट हो चुकी होगी। हर लेवल पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन में लॉस जरूर होता है।
देन इंफॉर्मेशन गैप्स, इंफॉर्मेशन जो हायर लेवल से चलती है वो इंफॉर्मेशन आपके एंड टाइम तक यानी एंड लेवल तक पहुंचते हुए, टारगेट तक पहुंचते हुए काफ़ी हद तक उसमें गैप्स आ जाते हैं। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा हो सकता है कि सीईओ लेवल से आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिन पहले चली हो और वो फाइल हर टेबल पे एक एक दिन रुक के आ रही है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच टाइम इट कैन कंज्यूम। एंड देन फाइनली इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन, जनरली आपका समटाइम्स मतलब आपका कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पूरी नहीं मिल पाती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पॉलिसीज, परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, प्रोटोकॉल्स, नोटिसेज एटसेट्रा, राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें पॉलिसीज अगर आती हैं, कोई गवर्नमेंट भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी आती है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है, स्टेट गवर्नमेंट से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर वो आपका पंचायत लेवल पे आती है और वहाँ पे वो सबको डिसेमिनेट की जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर है ये हमारी गवर्नमेंट में भी पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई पॉलिसी, कोई भी रूल, कोई प्रोटोकॉल जब भी सिटीजन्स के पास पहुंचता है तो वो हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ही कहलाता है, कोई भी नोटिस या कोई भी प्रोटोकॉल अगर आता है। Then we talk about the upward communication, flow of information from lower levels to higher levels। जब lower level से higher level तक कोई communication जाता है। For example, अगर आप एक गवर्नमेंट को अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कंसिडर करें जो कि है, तो अगर आप एक एप्लीकेशन अपने डीएम को देते हैं, फिर डीएम वो एप्लीकेशन सीएम को फॉरवर्ड करते हैं, फिर सीएम वो एप्लीकेशन पीएम को फॉरवर्ड करते हैं, नाउ दिस इज एन अपवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर आप एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहें तो एक जो लेबर क्लास का जो व्यक्ति है वो जब अपने सुपरवाइजर को एक एप्लीकेशन देता है, सुपरवाइजर आपके सीनियर सुपरवाइजर को देता है, देन मैनेजर, देन डायरेक्टर, एंड देन इन दिस वे। सो दिस इज कॉल्ड द अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, एप्लीकेशंस, रेजिग्नेशन, प्रपोजल, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। ये सब आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन के जो है एग्जांपल्स हैं। मेरिट्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्या बेनिफिट्स होते हैं? फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके बेसिकली डायरेक्ट फीडबैक दे सकते हैं अपर मैनेजमेंट को। प्रोवाइड मैनेजर्स क्रिएटिव आइडियाज, देखिए क्रिएटिव आइडियाज तो किसी के दिमाग में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी के अंदर कोई क्रिएटिव आइडिया है तो वो अपना क्रिएटिव आइडिया प्रेजेंट कर सकता है हायर अथॉरिटीज को। स्ट्रेंथन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, आपके सुपीरियर और आपके सुपीरियर के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है ये कम्युनिकेशन। इंक्रीजेज एम्प्लॉयज मोरल एंड मोटिवेशन टू वर्क, ये पॉइंट तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन है तो आपका एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस है, वो मोरल है, वो हमेशा डेवलप होगा ही होगा। लिमिटेशंस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है? फिल्टरेशन, फिल्टर हो जाता है कभी कभी कंटेंट, आपने जो भेजा है हो सकता है आपका जो सुपीरियर है वो उसको ऊपर ना भेजना चाहे। टाइम कंज्यूमिंग है, लेवल ज़्यादा है तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही होगा। फियर्स एंड एप्रीहेंशंस होते हैं, कभी कभी जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय होता है वो उसको कुछ डर होता है, कुछ एप्रीहेंशन होता है, तो इस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। Attitudes of superior, at times the attitude of superiors can be quite objectionable or can be quite you can say intimidating। तो उस सिचुएशन में आपका जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो कम्युनिकेशन करने से बचता है। कॉन्फ्लिक्ट विद बाईपास अथॉरिटीज, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने अथॉरिटीज को बाईपास करके डायरेक्ट सीईओ को एक लेटर भेज देते हैं, इन दैट सिचुएशन योर इमीडिएट बॉस और इमीडिएट सीनियर कैन फील बैड अबाउट इट और ही कैन हैव द पर्सनल वेंडेटा टू जस्ट क्लियर आउट। ओके, next is the diagonal communication. Flow of information amongst people of different department at different levels is known as diagonal communication। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस सिचुएशन में वो आपका डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब जैसे हम गवर्नमेंट में देखें तो गवर्नमेंट में हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एक एम्प्लॉय के साथ कुछ कांटेक्ट रखते हैं या कुछ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो आपका डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप एक इंडस्ट्री में बात करें तो हमारे मान लीजिए दो डिपार्टमेंट हैं, एक आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और एक आपका एकेडमिक्स डिपार्टमेंट है। तो अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट के किसी एक एम्प्लॉय को कोई लेटर भेजते हैं, कोई मेमो भेजते हैं, कोई नोटिस भेजते हैं, तो उस सिचुएशन में ये आपका डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। मेरिट्स ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ वर्क, ये एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। पीपल कैन डायरेक्टली टॉक टू ईच अदर विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल चेन ऑफ कमांड अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप डायगोनल कम्युनिकेशन में ही डील कर रहे होते हैं। It boosts morale and commitment of the employees to work as they can directly talk to the managers। Of course, ये point आप हर जगह लिख सकते हैं। It coordinates the activities of various departments as they can interact with each other।
जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है ये कम्युनिकेशन, एंड इट प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉय. It's always very much positive, right? So this is a long question and that's why it took so much long time to explain. और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में पूछा जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली शॉर्ट में पूछ लिया जाए व्हाट इज डायगोनल कम्युनिकेशन, देन यू कैन जस्ट राइट अ शॉर्ट आंसर. आपसे पूछा जा सकता है कि what do you mean by the flow of communication, that also you can write from the parts of this question. ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए हैं जिससे कि आप अगर शॉर्ट में आए तो भी आप इसको कंप्लीट कर लें और अगर लॉन्ग में आए तो भी आप इसको आसानी से अच्छे से लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद अ नीट डायग्राम, व्हाट आर इट्स मेजर कंपोनेंट. तो सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ, अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है. मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपके क्वेश्चन के दो या दो से ज्यादा पार्ट हो तो हर पार्ट को आप हेडिंग के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए. तो इसके पहले क्वेश्चन के पार्ट को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो जस्ट पुट द हेडिंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ऑलवेज रिमेंबर, पुट द हेडिंग इन हाईलाइटेड मोड और थ्रू ब्लैक पेन और बाय अ स्केच पेन, क्योंकि जो हेडिंग है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, उसके बीच में डिमार्केशन होना चाहिए कि आपकी हेडिंग कौन सी है और आपका टेक्स्ट कौन सा है. ठीक है, और हेडिंग के नीचे से बिल्कुल एग्जैक्टली स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट में थोड़ा सा इंडेंट दीजिए जैसे मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे, और तब आप स्टार्ट कीजिए, तो वो थोड़ा सा आपका और ज्यादा डिमार्केशन क्रिएट कर देता है. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? Communication can be defined as the exchange of information, ideas, and knowledge between a sender and a receiver through an accepted code of symbols. Communication के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कभी आप exchange of information करते हैं या exchange of ideas और knowledge करते हैं between a sender and receiver through accepted code of symbols का मतलब accepted language या फिर accepted जो भी आपने accepted medium आपने choose किया है वहाँ पे उसके through. Communication always consists of two ends, the sender and the receiver, right? Sender is the one who sends the message and receiver is the one who receives the sent message. The process of communication involves 5 components which can be explained through the flow diagram. ये जो आपको 3 पॉइंट्स शुरू में दिए हुए हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं. ये पॉइंट्स अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है और वो कम्युनिकेशन के बारे में कुछ भी पूछता है तो इन पॉइंट्स को आप हमेशा इंट्रोडक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आइए देखते हैं कौन कौन से 5 कॉम्पोनेंट्स हैं आपके. तो सबसे पहला आपका कंपोनेंट है आइडिएशन, सेकंड कंपोनेंट है आपका एनकोडिंग, थर्ड इज द ट्रांसमिशन, फोर्थ इज डिकोडिंग एंड फिफ्थ वन इज फीडबैक. तो आपका जो सेंडर वाला पार्ट होता है वो सेंडर वाला पार्ट में आइडिएशन और एनकोडिंग आता है. ट्रांसमिशन के चैनल को चूज करना भी सेंडर के पार्ट में ही आता है और रिसीवर वाले पार्ट में आपका डिकोडिंग और फीडबैक आता है. ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं आपके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के. अब इसमें होता क्या है, सेंडर के पास एक आइडिया होता है, सेंडर उस आइडिया को कुछ वर्ड्स के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू कन्वर्ट करता है एक ऐसी लैंग्वेज में या ऐसे कोड में जो कि रिसीवर समझ सके. उसके बाद वो अपना ट्रांसमिशन का चैनल चूज करता है. ट्रांसमिशन का चैनल फोन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन का चैनल लेटर भी हो सकता है, रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है. जो भी वो चैनल चूज करना चाहे उस चैनल के माध्यम से वो मैसेज रिसीवर के पास तक पहुंचता है. रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है. डिकोड का मतलब अगर वो मैसेज किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा गया है और उस लैंग्वेज को रिसीवर थोड़ा कम समझता है तो वो उसको ट्रांसलेट करेगा अपनी लैंग्वेज में और तब उसको समझने की कोशिश करेगा. एंड देन फाइनली रिसीव करने के बाद वो फीडबैक देता है किसको, वापस से सेंडर को. तो सेंडर को जो ये फीडबैक दिया जाता है रिसीवर के द्वारा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो ये बताता है कि आपका कम्युनिकेशन कितना सक्सेसफुल रहा. ठीक है, तो दिस इज द एंटायर ब्लॉक डायग्राम. हमेशा थ्योरेटिकल पेपर में अपने क्वेश्चन में ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, इस तरह की चीजें जरूर बनानी चाहिए. वो आपके जो मार्क्स हैं उनको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम आप जरूर बनाइए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. सो आइडिएशन, द कॉन्सेप्ट और आइडिया. एनकोडिंग, कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू द डिकोडेबल फॉर्मेट और लैंग्वेज. ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिटिंग द आइडिया थ्रू द चैनल. डिकोडिंग क्या होता है, ग्रेस्पिंग द आइडिया सेंट बाय द सेंडर. एंड फीडबैक इज शेयरिंग द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द कम्युनिकेटेड आइडिया. ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बनाया है. अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो जो भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ये जितनी भी 5 हेडिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, आइडिएशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड फीडबैक, आप इनको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, और इस तरीके से आप उसको लॉन्ग आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. यू जस्ट नीड टू जस्ट राइट इन योर ओन लैंग्वेज यूजिंग द
स्पेसिफिक आइडियाज अगर आपके पास कुछ है या कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द 11th वन, define non-verbal communication and enlist various specific type of components of non-verbal communication skills। तो non-verbal communication क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। Non-verbal communication is the process of sending and receiving messages without using words, either spoken or written। देखिए, कम्युनिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। जब आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, चाहे वो बोलने में कर रहे हो, जैसे कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से ये जो प्रेजेंटेशन पे लिखा हुआ है ये सब आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ड्स का यूज हुआ है लिखने में, जिसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज नहीं होता, वो जनरली आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है। विजुअल का मतलब कैसे? जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना दूं, तो इस पिक्चर में अगर कोई वर्ड्स ना हो, उस पिक्चर को देख के अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से अगर हम एक वीडियो चैट के थ्रू बात कर रहे हैं और हम एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं, बट इवन देन वी आर जस्ट लाइक कम्युनिकेटिंग विद द जेस्चर्स, तो वहां पे क्या है, वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। Similar to the way of italicizing emphasizes written language, non-verbal communication may emphasize the parts of verbal message। जैसे अगर हम written communication की बात करें, तो written communication में highlight करने के लिए आप इटैलिक्स यूज करते हैं, बोल्ड यूज करते हैं, हाईलाइटिंग यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है या आपका जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को हाईलाइट करती है, वो उसको इटैलिसाइज करती है, उसको एम्फसाइज करती है। Various examples of non-verbal communication include, हम यहाँ पे non-verbal communication की बात कर रहे हैं oral terms में, eye contact, facial expressions, hand gestures and body posture। ये सारे आपके non-verbal communication के example हैं। So type of non-verbal communication skills, आपकी जो non-verbal communication skills होते हैं वो scientifically basically 7 parts में डिवाइड किए जा सकते हैं। नंबर 1 काइनेसिक्स। काइनेसिक्स जो होती है वो बॉडी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है और फेशियल एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप बोलते हुए किसी भी समय आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट का यूज कर रहे हैं, या अपनी बॉडी यानी हैंड मूवमेंट वगैरह का आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपके काइनेसिक्स में आता है। देन कम्स द वोकलिक्स और पैरालैंग्वेज। वोकलिक्स और पैरालैंग्वेज इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वॉइस को कैसे यूज करते हैं। आपकी वॉइस का वॉल्यूम क्या है, आपकी वॉइस का रेट क्या है, रेट मतलब बोलने की स्पीड, पिच क्या है, आप थोड़ा हाई पिच में बोलते हैं या लो पिच में बोलते हैं, टिम्बर क्या है। टिम्बर इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉइस विच हेल्प यू इन रिकॉग्नाइजिंग द वॉइस ऑफ टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फादर कॉल्स यू, then you understand the voice of your father. In the same way, if your mother calls you, you understand the voice of your mother. If there is one other lady who is calling and if your mother is calling, you will definitely be able to recognize कि आपकी mother कौन सी है और वो lady कौन सी है phone पे, without even looking at them. How? Just by the recognition of voice. तो वो factors जो आपको voice को recognize करने में help करते हैं, वही कहलाते हैं basically timbre, right? That is called the timbre of language or timbre of voice. नंबर 3 इज द पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस में आपकी ड्रेस, आपका अटायर, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, वो सब कुछ आता है। देन 4th इज योर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट कंपोज इट। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो आपकी कम्युनिकेशन के लिए कंड्यूसिव है या फिर वो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन को हिंडर करने की कोशिश कर रहा है। एंड देन प्रॉक्सिमिक्स और पर्सनल स्पेस, आप सामने वाले व्यक्ति से जिससे आप बात कर रहे हैं, आप उससे कितनी दूरी पर खड़े हैं, कितने पास जाकर आप उससे बात कर रहे हैं, ये प्रॉक्सिमिक्स के अंतर्गत आता है। हैप्टिक्स और टच, एट टाइम्स यू माइट हैव सीन जब आपके टीचर आपको कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, देन दे एक्चुअली टैप एट योर बैक और दे सिंपली टच एट योर हेड टू जस्ट गिव यू अ बूस्ट ऑफ लिटिल बिट पर्सनल टच, तो वो कहलाता है आपका हैप्टिक्स। जब आप शेक हैंड करते हैं वो भी आपके हैप्टिक्स की कैटेगरी में आता है। एंड देन कम्स द क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स इज बेसिकली टाइम, that how much time or what I mean how long do you take in communicating your message, or do you really understand the importance of time and all. So all these considerations are considered to be the non-verbal communication skills. Clear enough? So you can simply write them down. Now, so this was the question. Now we are coming to the next question. Question number 12. What is a technical style?
and how our choice of words determines the style of technical writing. Now there are two questions combined in one. हमें सबसे पहले टेक्निकल स्टाइल को बताना है कि टेक्निकल स्टाइल क्या होता है, एंड देन हाउ आवर चॉइस ऑफ वर्ड डिटरमाइंस द स्टाइल ऑफ टेक्निकल राइटिंग, किस तरीके से हमारी जो चॉइस है वो टेक्निकल राइटिंग को डिटरमाइन करती है. तो सबसे पहले स्टाइल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. स्टाइल इन कम्युनिकेशन मीन्स द वे वन स्पीक्स और राइट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन. आपके लिखने का तरीका या आपके लिखने का जो एक फैशन होता है वही बेसिकली स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है. लिखने का या बोलने का जो भी तरीका है. स्टाइल रेफर्स टू द वे समथिंग इज सेड रादर देन व्हाट इज सेड. इट मींस यहाँ पे क्वालिटी से मतलब होता है, कंटेंट से मतलब थोड़ा सा कम होता है. स्टाइल इज द डिस्टिंक्टिव मोड और मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का जो मैनर है, जो मोड है, जो आइडिया है, वही बेसिकली आपका क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं बोलते हुए, कुछ लोग बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं. तो एक व्यक्ति का जो स्टाइल है वो डिफिकल्ट स्टाइल हो सकता है, सिंपल स्टाइल हो सकता है. कुछ लोग बहुत रीजनल टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, वो उनका स्टाइल हो सकता है. कुछ लोग बहुत सदी हुई लैंग्वेज यूज करते हैं, एक बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, वो उनका स्टाइल हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड द स्टाइल. The difference of attitude and approach determines the characteristic feature of general style and technical style. General और technical style में यही difference होता है. आपका attitude और आपकी जो approach होती है वही basically define करती है कि आपका जो style है वो technical है या फिर वो general है. Technical style is the way one speaks or writes when one deals with the technical and scientific subject. जब आप technical या scientific subject से deal कर रहे होते हैं तो उस समय आप technical style को ही follow करते हैं. The major characteristics of technical styles are accuracy, brevity, clarity, objectivity, simple language and correctness. तो आपके जो टेक्निकल स्टाइल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं. ABC मतलब accuracy, brevity, clarity, objectivity, simple language and correctness. The components of style in technical communication. अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट को, जो इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको डील कर रहे हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? The 6 major components of style in technical communication are: Number 1, words and phrases. आप किस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करते हैं. Number 2, sentence structure. Number 3, sentence type. आप किस तरह का सेंटेंस का जो टाइप है वो यूज कर रहे हैं. Rhetorical devices और discourse writing techniques. Effective logical structure and organization. Right? I think I missed one part. Anyway, not a problem. It will come back later. So, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स इन स्टाइल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. राइट, हमारी जो इंपॉर्टेंस है, मतलब जो टेक्निकल कम्युनिकेशन में स्टाइल को चूज करने की इंपॉर्टेंस है वो क्या है. Correct choice of words in our communication ensures achievement of all essential characteristics or requirement of technical communication. यानी जो हम words choose करते हैं वही define करते हैं, वही decide करते हैं कि हमारा style technical style है या नहीं है. तो इसीलिए words हमारे बहुत important हो जाते हैं. अब यहाँ पे हमने एक example भी दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, टू अचीव ब्रेविटी यानी कंसाइजनेस को अचीव करने के लिए हम अवॉइड करते हैं. नंबर 1, वेग और हेजिंग लैंग्वेज. वेग और हेजिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता लेकिन फिर भी हम उनको यूज करते हैं, जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, स्टफ, समथिंग एटसेट्रा. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जब हम अपनी लैंग्वेज देखते हैं तो उस लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता. दे आर देयर only for just giving you a support. तो ये hedging कहलाती है, hedging language. ठीक है ना. Then comes the redundancies. इनको हमें avoid करना है. redundancies क्या होती है? Avoid redundant use such as each and every. Each and every से कुछ मतलब नहीं बनता. अगर आप केवल each भी यूज करते हैं तो काम चल जाता है. इसी तरीके से कुछ लोग यूज करते हैं absolutely essential. उन कुछ लोगों में मैं भी हूँ, मैं भी absolutely essential बहुत यूज करता हूँ. तो absolutely को आप यहाँ से हटा सकते हैं. essential in itself is quite enough. इन द सेम वे फाइनल कंक्लूजन, फाइनल और कंक्लूजन दोनों का मतलब एक ही है. तो फाइनल कंक्लूजन का कुछ मतलब नहीं बनता, तो आप फाइनल वर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो जब कोई चीज एक्सेस में होती है और वो भी ऐसी एक्सेस जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो आपकी रिडंडेंसीज कहलाती हैं. तो आप उनको अवॉइड करना चाहिए आपको. इसी तरीके से वर्डी फ्रेजेस जो होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए. जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, लेफ्ट हैंड पे जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, उनके प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं राइट हैंड वाले, कंसाइजनेस को अचीव करने के लिए. फॉर एग्जांपल, मेक एन एडजस्टमेंट की जगह आप सीधे एडजस्ट यूज कीजिए. मेक अ डिसीजन की जगह डिसाइड यूज कीजिए. अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह मैनी यूज कीजिए. इन द नियर फ्यूचर की जगह सून यूज कीजिए. तो नाउ इन दिस वे व्हाट यू कैन डू,
you can actually make your content brief. Always remember my dear students, whenever you are dealing with technical communication, आपके पास words की हमेशा limit होती है. अगर आप कोई अच्छा एग्जाम देते हैं और वहां पे आपको कोई ऐसे लिखने के लिए आता है, कोई आंसर लिखने के लिए आता है, तो वहां पे आपको एक लिमिट दी जाती है, प्लीज राइट योर आंसर विद इन 300 वर्ड्स or maybe within 500 words. So in that situation, it becomes very much important and crucial to keep only those words in your essay or in your answer which are very much relevant in nature. तो वहां पे आप excess words को हमेशा avoid करने की कोशिश करते हैं. तो in this way you can achieve the technical style. क्लियर इनफ. ये एक एग्जाम्पल था. अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इसको एग्जाम्पल की तरह लिया था कि अगर आप ब्रेविटी को अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये काम करने चाहिए. तो दिस विल गिव यू स्पेसिफिक टेक्निकल स्टाइल. क्लियर. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are 7 C's of technical communication? Explain in detail. This is very important question and most probably it will be asked in the examination also because every time it is asked. ठीक है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल कम्युनिकेशन के 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: ABC, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड 7 C's. तो यहाँ पे हम 7 C's के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो 7 C's कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इनको एक बार देख लेते हैं. 1 इज द क्लैरिटी, 2nd इज कंप्लीटनेस, 3rd इज कंसाइजनेस, 4th इज करेक्टनेस, 5th इज कर्टेसी, 6th इज कॉन्क्रीटनेस एंड 7th इज कंसिडरेशन. अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप ये नाम लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे दिया गया है, अब आपको यहाँ पे हर पार्ट को स्पेसिफिकली डील करना है, डिटेल में बताना है. ठीक है. जैसे पहला पार्ट है हमारा क्लैरिटी. पहला सी जो है वो है हमारा क्लैरिटी. तो क्लैरिटी का मतलब क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड आइडियाज. जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए. आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. नो वेग टर्म्स एंड सेंटेंसेस. कोई भी इररिलेवेंट वेग टर्म या कोई भी आपका वेग जो सेंटेंस है वहां पे नहीं होने चाहिए. वेग का मतलब होता है जिसका मीनिंग क्लियर ना हो या फिर जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हो. ऐसी लैंग्वेज यूज करने से टेक्निकल कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होता. क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनएम्बिग्यूअस एंड इजीली अंडरस्टूड. यानी यहाँ पे आपको अनएम्बिग्यूअस मतलब बिल्कुल क्लियर रहना है और इजीली अंडरस्टूड मतलब लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज नहीं करने, उसको बहुत ज्यादा डेकोरेटिव नहीं बनाना है. आपको उसको केवल एक समझने लायक लैंग्वेज बनाना है जिससे कि हर कोई इसको आसानी से समझ पाए. Clarity can be achieved by using direct language, specific and concrete words and clear expressions. तो ये 3 चीजें हैं. डायरेक्ट लैंग्वेज यूज कीजिए, स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट वर्ड यूज कीजिए और क्लियर एक्सप्रेशन यूज कीजिए. इनके थ्रू आप क्लैरिटी अचीव कर सकते हैं. सेकेंड इज कंप्लीटनेस. एवरी कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट एंड एडिक्वेट. जो भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसको कंप्लीटली एडिक्वेट कीजिए. कुछ भी यूजर के या फिर रीडर के डिस्क्रिप्शन पे मत छोड़िए कि भाई इसके आगे तो आप समझ जाएंगे. नो, मेक इट कंप्लीट. Incomplete message keep the receiver guessing, create misunderstanding and delay action. अगर आप मैसेज को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और एक्शन लेने में हमेशा डिले होगा. Every person should therefore be provided with all the required facts and figures. जो भी facts और figure required हैं आपके कम्युनिकेशन के सपोर्ट में, उनको आप जरूर वहां पे इंक्लूड कीजिए. Third is conciseness. Conciseness is synonym of brevity, right? Conciseness can be achieved by avoiding wordiness and repetition. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था किस तरीके से हम wordiness और repetition को रिमूव कर सकते हैं. Do not include unnecessary details and avoid exaggeration. किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना. Exaggeration का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना. ठीक है, तो किसी भी चीज को हमें बढ़ा चढ़ा के कहने की जरूरत नहीं है. हमें केवल यहाँ पे conciseness यूज करनी है. हमें यहाँ पे वही relevant facts और relevant चीजें यूज करनी है जिनकी रिक्वायरमेंट है. रिवाइज योर डॉक्यूमेंट थॉरली इन ऑर्डर टू मेक इट कंसाइज. आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर कंसाइज बनाना चाहते हैं तो आपको उसको रिवाइज करना चाहिए थॉरली. देन नंबर 4 इज करेक्टनेस. नाउ करेक्टनेस मींस व्हाटएवर यू आर सेइंग इट शुड बी एक्यूरेट. करेक्टनेस इंक्लूड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, जो भी आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए. टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए गलत नहीं होना चाहिए. उसमें लैंग्वेज या ग्रामर जो भी आप यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए. एक्यूरेसी डिमांड्स एग्जैक्टनेस एंड प्रिसीजन. आपके जो कंटेंट है उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी आपका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड होने चाहिए एंड प्रिसीजन होना चाहिए.
Avoid excessive jargons and difficult or unfamiliar word. Don't try to make your language decorative by using some difficult words. There is no requirement, right? अगर आप बहुत ज़्यादा difficult या unfamiliar word use करेंगे तो वो आपकी language को, technical language को बहुत ज़्यादा difficult बना देंगे और उससे आपकी जो communication है वो effective नहीं हो पाएगा. So if you want to make your communication effective, please try to avoid the excessive jargons. Number 5 is the courtesy. Courtesy means polite and pleasant behavior that shows respect for other people. Whenever you are communicating, always be respectful towards other people because respect never let you down. Okay. Politeness is not only about merely mechanical insertion of please and thank you, but entire tone of communication should be respectful. कभी भी जो आपकी politeness है वो केवल thank you बोलने से या please बोलने से जाहिर नहीं होती है, वो आपकी बोलने के तरीके से जाहिर होती है. तो अपने बोलने के तरीके में वो नजाकत लेके आइए, बोलने के तरीके में वो लहजा लेके आइए जिससे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो courteous महसूस हो. Use expressions and ideas that show respect. Avoid discriminatory language, that is race, color, gender. Never ever try to give any comment or put any comment on the table about race, color, gender, sexuality and all these, because these are always very much offensive and you will actually face a lot many objections. So never ever try to just put all these type of things in your technical communication. Sixth one is the concreteness. Communicating concretely means being specific, meaningful and clear. आप बिल्कुल specific बात करें, meaningful बात करें और clear बात करें. Concrete use of available facts and figures adds to the authenticity of the message. Authenticity of message जो होती है वो आपकी increase होती है अगर आप facts and figures को use करते हैं. Use clear and image building words. आप विजुअल वर्ड्स वहां पे यूज कर सकते हैं. यूज एक्टिव वॉइस देन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस की जगह आप एक्टिव वॉइस यूज करना स्टार्ट कीजिए. उसका रीजन क्या है? एक्टिव वॉइस हमेशा क्लियर होता है. एक्टिव वॉइस में आपका जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो उस सिचुएशन में कॉन्सेप्ट जो होता है वो काफी हद तक क्लियर हो जाता है. Then number 7 is the consideration. Consideration means preparing the message with the intended receiver in mind. Whenever you are creating your content or delivering a message, always try to keep in mind that who is my receiver or who is that person who is going to listen to me or who is going to read my content. If you just keep that requirement in mind, your communication would be very much effective. Consider the audience point of view and take care of their needs and problems. Focus on you instead of I or we. You पे focus कीजिए, I और V पे फोकस मत कीजिए. यूज पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक लैंग्वेज. जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक लैंग्वेज बिकॉज इट विल मोटिवेट अदर पीपल टू रीड योर कंटेंट और जस्ट लिसन टू यू. एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, जो जब भी आपका क्वेश्चन खत्म होता है तो मैं नीचे आपका एक फिनिश लाइन जरूर बनाता हूँ. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज टू ऑल्सो दैट whenever you are just like finishing a question, always क्रिएट अ लाइन ऑफ फिनिश. एक फिनिशिंग लाइन आप जरूर वहां पे क्रिएट कीजिए जिससे कि आपके इवेल्युएटर को अंदाजा लग जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. So now we are coming to the 14th question, that is explain ABCs of technical communication. ABCs क्या होते हैं? एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी. अब यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है. अगर शॉर्ट में आ रहा है तो आप नाम लिख के एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी उनके बारे में दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं. अगर डिटेल में आ रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया आप उस तरीके से इसको लिख सकते हैं. वंस अगेन इंट्रोडक्शन देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन जनरली हैज 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ABC, objectivity and 7 C's, and now we are going to discuss about the ABC और accuracy, brevity and clarity. तो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले accuracy को define करते हैं. It includes accuracy of information as well as accuracy of expression. इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन दोनों की एक्यूरेसी होनी चाहिए. एक्यूरेसी मीन्स देयर शुड बी नो एरर ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और यूजेज. इनकी एरर्स टोलरेबल नहीं होती आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन में. In a conversation, meeting or discussion, pronunciation, accent, intonation and non-verbal mannerism should be taken care of. These are very important things while delivering a speech or just doing any sort of oral communication. Next is brevity. Brevity is a quality of being brief but comprehensive in expression. यानी जब आप brief में लिख रहे हैं लेकिन comprehensive तरीके से लिख रहे हैं. हिंदी में इसको बोला जाता है गागर में सागर भर देना, right? So that is called the brevity. One must try to be as brief as possible and give maximum information in the minimum number of words possible. And this is an art, believe me. Once you just achieve that art, you become a wonderful communicator.
A document can be made brief and concise by avoiding wordiness and repetition. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल क्लियर, प्रिसाइज और एक्यूरेट रखना चाहते हैं तो अवॉइड वर्डिनेस एंड रेपिटेशन. And then comes the clarity, number 3. Clarity in communication is the quality of being unambiguous and easily understood. यानी अगर आप अच्छे से खुद की लैंग्वेज को समझाना चाहते हैं then be unambiguous. Unambiguous का मतलब, ambiguous वो चीज होती है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं होती. जब आप ऐसी कोई बात बोलते हैं जिसका दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मीनिंग निकालें, डबल मीनिंग बातें जिनको हम बोलते हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी ambiguous. So always remember, whenever you want to make your communication clear, or if you want to include the clarity, don't use ambiguous language and use the words which are very much easily understandable. Clarity is achieved when the communicator has communicated his or her meaning to the reader or listener. Clarity can be achieved by using direct language, specific and concrete word, and clear expressions. So these are all the qualities which come under the ABC concept. Okay. So that's all for today, my dear students. There would be a third video also for the important questions of the Unit 1, and that would be the last video. I hope आपको ये जो solutions होंगे वो पसंद आए होंगे और आप इनको पढ़ेंगे और आपको ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन, कोई सजेशन या स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं इंक्लूड करूं, तो प्लीज़ ट्राई टू जस्ट पुट दैम इनटू द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली to me through the WhatsApp or Telegram channel also. And please do not forget to subscribe and share the channel. It would actually encourage me to just do some more, right? So thank you so much once again. See you in the next video.